एक गांव में रमाकांत नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटे महेश और रमेश के साथ रहता था। महेश और रमेश शादीशुदा थे और उनका एक एक बेटा भी था। रमाकांत का जीवन सही चल रहा था, मगर फिर एक दिन पिताजी तो बस घर पे जगह घेर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो इनको घर से निकाल ही देना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। फालतू में दिन भर खाली बैठे रहते हैं। कुछ दिन रुक, फिर मैं इनको किसी न किसी बहाने से घर से निकाल ही दूंगा। रमाकांत ये सारी बातें सुन लेता है। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओह, चलो अच्छा हुआ आपने खुद ही सुन लिया। चलो निकलो यहाँ से। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, मैंने कहा निकलो इस घर से। आप एक बोझ हो इस घर में और कुछ नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रमाकांत बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो लोग उस पर कोई रहम नहीं करते और उसे घर से निकाल देते हैं। वो रोते रोते अपने खेत पर पहुंचता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जिसका मुझे ये फल मिल रहा है? अब मुझे इस खेत में ही रहना पड़ेगा। उसे वहाँ बैठे अभी 5 ही मिनट हुए थे कि तभी वहाँ महेश और रमेश आ गए। मुझे लगा ही था कि आप यही आओगे, पर आप यहाँ नहीं रह सकते। ये खेत भी हमारा है, कहीं और जाओ। पर बेटा, कम से कम मुझे। क्यों, फिर धक्के खाना चाहते हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। हम इस खेत की जगह पर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। रमाकांत उठता है और रोता हुआ वहाँ से चल देता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक कुआं नजर आता है। वो उसे देखकर सोचता है, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। मुझे मर ही जाना चाहिए। ये सोचकर वो अपनी जान देने के लिए कुएं में कूद जाता है, पर एक परी उसको बचा लेती है और उसे वापस ऊपर लाकर खड़ा कर देती है। अरे ये क्या? मैं तो कुएं में कूदा था, मैं बच कैसे गया? मैंने बचाया है तुम्हें, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं खेत पर गया तो वहां से भी धक्के मार कर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा जीकर? अरे ऐसी बात है तो सजा तुम्हारे बेटों को मिलनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर और खेत वापस दिलाती हूँ। नहीं, अब मुझे भी उन बेटों से कोई मतलब नहीं है। ना मुझे उनको कोई सजा देनी है और ना उनके साथ उस घर में रहना है। तुम मुझे बस मेरा खेत वापस दिला दो, उतना मेरे लिए काफी है। परी रमाकांत को लेकर खेत पर पहुंचती है। महेश और रमेश ने खेत पर ट्रैक्टर चलाकर उसे मैदान बना दिया था। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन दोनों को खेत से बाहर निकाल देती है। अरे ये क्या हुआ? अब मैं इसको एक हरे भरे खेत में बदल लूंगी। रुको, इसको एक मैदान ही रहने दो। मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिसको लोगों ने घर से निकाल दिया होगा, तो उन सबको मैं इस मैदान में रखूंगा। इसको एक जादुई मैदान बना दो, ऐसा मैदान जिसमें हर सुविधा मिले और किसी को गर्मी भी ना लगे। ऐसी बात है तो ये लो, ये आज से तुम्हारा जादुई बर्फ का मैदान है। ये तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा और इसमें कोई भी गलत नियत वाला इंसान नहीं आ पाएगा। परी रमाकांत को वो जादुई बर्फ का मैदान देकर चली जाती है। महेश और रमेश बहुत कोशिश करते हैं, पर वो परी के जादू की वजह से मैदान के अंदर नहीं आ पाते हैं। अब ये पहले वाला खेत नहीं, जादुई बर्फ का मैदान है। इसमें तुम जैसे बुरी नियत वाले लोग नहीं आ सकते। महेश और रमेश परेशान होकर घर चले जाते हैं। रमाकांत अपने जैसे और बेघर लोगों को मैदान में बुला लेता है और वहाँ सुकून से रहने लगता है। हम सब इस मैदान में सुख सुविधा के साथ रह सकते हैं, चिंता ना करना। इस मैदान में कोई भी बुरी नीयत वाला इंसान नहीं आ सकता। कोई जबरदस्ती यहाँ आने की कोशिश करेगा तो उसे करंट लगेगा। तुमने हम सब लोगों को सहारा देकर बहुत उपकार किया है। अरे इसमें उपकार वाली क्या बात है? मैं भी तो इन्हीं हालातों से गुजरा हूँ। अब बताओ, खाओगे क्या?
मैं तो दाल चावल खाऊंगा, पर यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। अरे तुम फिक्र क्यों करते हो? ये जादुई बर्फ का मैदान है, अभी सब कुछ हाजिर हो जाएगा। रमाकांत सबके लिए अलग अलग पकवान मंगाता है और वो सब प्रकट हो जाते हैं। इधर वो सब लोग आराम से भोजन करते हैं और उधर महेश और रमेश सोच रहे थे कि वो अपने बाप को इस मैदान में से कैसे निकाले। इस दौरान गांव में सूखा पड़ जाता है। सब बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोग रमाकांत के पास आते हैं और कहते हैं, रमाकांत, तुम तो एक दयालु इंसान हो, पर तुम इस जादुई बर्फ के मैदान में आराम से जिंदगी गुजार रहे हो और पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। हमारी भी कुछ मदद कर दो। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में सूखा पड़ा है। अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। हे जादुई बर्फ के मैदान, पूरे गांव में बारिश कर दो। रमाकांत का इतना कहना था कि उस जादुई बर्फ के मैदान में से बर्फ के बादल निकलते हैं और वो पूरे गांव पर बरसने लगते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। वाह, रमाकांत के जादुई बर्फ के मैदान ने तो कमाल कर दिया। इन बर्फ के बादलों से कितना ठंडा पानी बरस रहा है। पूरे गांव की पानी की किल्लत दूर हो गई और मौसम भी खूब ठंडा हो गया। वाह वाह। महेश और रमेश ये सब देखकर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि वो अपनी गलती का एहसास होने का नाटक करेंगे और उस मैदान में प्रवेश ले लेंगे और फिर रमाकांत को वहां से निकाल देंगे। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा है तो आओ, मैदान के अंदर आ जाओ। ठीक है। वो लोग जैसे ही मैदान में कदम रखते हैं तो उनको बहुत तेज करंट लगता है और वो दूर जाकर गिरते हैं। मुझे तो लगा ही था तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन इस जादुई बर्फ के मैदान को नहीं। ये तुम्हारी नीयत अच्छे से जानता है। चलो जाओ यहाँ से। वो दोनों बेइज्जत होकर वापस आ जाते हैं। वो लोग घर में आकर देखते हैं कि रमेश के बेटे संजू की तबीयत बहुत खराब है। वो लोग संजू को अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं, पर बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरा बच्चा सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा तो ना जाने क्या होगा। अब तो कोई चमत्कार ही इसको बचा सकता है। चमत्कार? अरे हाँ, पिताजी के पास जादुई बर्फ का मैदान है। शायद वो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। मैं वहीं जा रहा हूँ। रमेश अपने बेटे संजू को लेकर जादुई बर्फ के मैदान के सामने पहुंचता है। महेश भी उसके पीछे पीछे आता है। पिताजी, आपको हमसे लाखों शिकायतें होंगी, पर अपने पोते को देखिए। अगर इसे सही समय पर दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगा। प्लीज अपने जादुई बर्फ के मैदान से कहकर इसकी जान बचा लो। अपने पोते की ये हालत देखकर रमाकांत का दिल पसीज जाता है। वो जादुई बर्फ के मैदान से दवाई मंगाता है और रमेश को दे देता है। वो दवाई खाते ही संजू ठीक हो जाता है। मैं महेश भैया के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मुझसे बड़ा गुनहगार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ऐसा है तो मेरे पास आओ। रमेश आगे बढ़ता है और मैदान में पहुंचता है। ये देखकर रमाकांत समझ जाता है कि मेरे बेटे की नीयत साफ है और वो उसे माफ कर देता है। ये सब देखकर महेश भी सुधर जाता है और अपने पिता के पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। दोनों बेटे रमाकांत को वापस उसके घर ले जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। एक गांव में मन्नू नाम का ईमानदार धोबी रहा करता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रागिनी था और इन दोनों की एक तारा नाम की बेटी भी थी। वो लोग गरीब थे पर एक सुखी जीवन जी रहे थे। अरे जल्दी से नाश्ता दे दो, फिर मैं काम पर जाऊं। हाँ माँ, जल्दी करो। हाँ ये लो। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं, आजकल काम बहुत कम मिल रहा है।
क्योंकि मेरे धोए हुए कपड़े वैसे नहीं चमकते जैसे बाकियों के चमकते हैं। तो आप चेक करो कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा। वो लोग नाश्ता करते हैं और फिर मन्नू घाट पर कपड़े धोने चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि बाकी धोबी ब्लीच पाउडर से कपड़े धो रहे हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये पाउडर कपड़ों को बहुत जल्दी खराब कर देगा। तू अपने काम से काम रख। अरे गौरव, पर लोग हम लोगों को भरोसा करके कपड़े धोने के लिए देते हैं और तुम उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेते हो, तो फिर ये क्यों कर रहे हो? अब मेरे समझ आया कि तुम लोगों के धुले हुए कपड़े इतने ज्यादा क्यों चमक रहे होते हैं। तुझे शौक होगा फालतू में महंगे साबुनों का इस्तेमाल करने का, हमें नहीं है। मैं तो कहूँगा तू भी यही इस्तेमाल कर, तुझे भी और ग्राहक मिलेंगे। चमन, तुम भी? बल्कि तुम्हें पता है कि ब्लीच पाउडर से कपड़े बहुत जल्दी फट जाते हैं। मैं भी कपड़े कोई महंगे साबुन से नहीं धोता हूँ, पर ग्राहक के कपड़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुझे महात्मा बनना है तो बन, हमसे कोई उम्मीद ना रख, समझा? मन्नू उन लोगों को बहुत समझाता है, पर वो उसकी बात नहीं समझते। उसको ये बात बहुत बुरा लगता है कि वो लोग गांव वालों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए वो फैसला करता है कि वो गांव वालों को सच्चाई बता देगा। भाई साहब, आप अपने कपड़े इन लोगों को धोने को देते हो, पर ये लोग ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्या सच में? अब समझ आया कि मेरे कपड़े इतने खराब क्यों हो जाते हैं। अभी सबको बताता हूँ। वो रोटी अचानक एक वॉशिंग मशीन का रूप ले लेती है। हे भगवान, ये क्या जादू है? ये जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन है, जिससे तुम्हारा जीवन फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम वो बोल भी सकते हो? हाँ? डरो मत, मैं बोलने वाला दैवीय कुत्ता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठा था। इस वॉशिंग मशीन को ले जाओ। पर मेरे तो हाथ कटे हुए हैं, मैं इसे कैसे उठाऊं? कोशिश तो करो। मन्नू जैसे ही आगे बढ़कर वॉशिंग मशीन को छूता है तो उसका हाथ एकदम ठीक हो जाता है। वो खुशी से कूदने लगता है और उस कुत्ते का धन्यवाद करके वॉशिंग मशीन अपने घर ले आता है। अरे ये क्या? ये वॉशिंग मशीन आप कहाँ से लाए? और आपके हाथ कैसे ठीक हो गए? अरे शांत हो जाओ, मैं सब बताता हूँ। मन्नू उन लोगों को सारी बात बताता है। तारा भागती हुई जाती है और गंदे कपड़े लाकर उस जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन में डालती है। वो मशीन कपड़ों को 1 सेकंड में धोकर सुखा भी देती है और इस्त्री भी कर देती है। ये तो सचमुच जादू है। मैंने आज तक जादू सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज पहली बार असलियत में देखा। सच में कमाल तो है ये, इससे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद मन्नू वो जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन अपने घर के बाहर लेकर बैठ जाता है और लोगों को आवाज देता है। लोग उसके पास आकर कपड़े धुलवाते हैं। ये तुम्हारी वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोते नहीं है, बल्कि इस्त्री भी करके देती है, और वो भी 1 सेकंड में। कमाल है यार, मेरे कपड़े आज तक इतने साफ कभी नहीं हुए थे जितने इसने कर दिए। धन्यवाद भैया। उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी रोते हुए आता है, जिसके हाथ में एक शेरवानी होती है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आज मेरी शादी है और मेरी शेरवानी फट गई। लाओ दिखाओ जरा। मनु शेरवानी को अपनी जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन में डालता है तो वो एकदम ठीक होकर बाहर निकल आती है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मन्नू की बहुत तारीफ होती है, पर ये सब गौरव और चमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चल क्या रहा है? इसके हाथ भी ठीक हो गए और इसके पास ये जादुई वॉशिंग मशीन ना जाने कहां से आ गई। हमारे आधे से ज्यादा ग्राहक इसके पास चले गए हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे पास एक भी ग्राहक नहीं बचेगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि रात में उस जादुई वॉशिंग मशीन को चुरा लेंगे और वो ऐसा करते हैं। हाँ, अब ये जादुई वॉशिंग मशीन हमारी है। जा चमन, कपड़े लेकर आ
अब हम लोग भी जादू से कपड़े धोएंगे। अभी लाता हूँ। चमन ग्राहकों के कपड़े उठाकर लाता है और वॉशिंग मशीन में डालता है, पर धुलने के बजाय कपड़ों के चिथड़े उड़ जाते हैं। हैं? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम अपने ग्राहकों को क्या बोलेंगे? ये तो फायदे की जगह नुकसान हो गया। अरे इस मन्नू की वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसे तोड़ देते हैं और फिर बाद में उस मन्नू के हाथ पैर भी तोड़ देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। वो दोनों उस जादुई रोटी की वॉशिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो वॉशिंग मशीन अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जैसे कपड़े धोए जाते हैं वैसे ही उन दोनों को अपने अंदर धो देती है। उनका बहुत बुरा हाल होता है और वो बहुत चीखते हैं, पर उनकी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम माफी मांगते हैं। अगर तुम अपने सारे पाप गांव वालों के सामने कबूल करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम करेंगे। उनका ऐसे कहने पर वॉशिंग मशीन मन्नू के घर के सामने पहुंचती है और उन दोनों को निकालकर बाहर पटक देती है। उनकी चीख पुकार से वहाँ भीड़ लग जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारी ये जादुई वॉशिंग मशीन चुराई थी, पर इसने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। हमें माफ कर दो मन्नू। हम अपनी गलती मानते हैं कि हम अपने ग्राहकों के कपड़ों की चिंता किए बिना ब्लीच पाउडर यूज करते थे, जिससे कपड़े खराब होते थे, और हमने ही तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। प्लीज हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे नहीं, इन लोगों को ऐसे कैसे माफ कर सकते हैं? इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने माना इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर हर किसी को सजा से पहले एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मन्नू, तुम महान हो। ये अपनी वॉशिंग मशीन अपने पास रख लो। समाज में सबको बराबर होना चाहिए, इसीलिए आज से मैं इस जादुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए करूंगा। बाकी अपना काम अपनी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। उस दिन के बाद से गौरव और चमन भी सुधर जाते हैं और मन्नू मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने लगता है। मनकापुर गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहा करता था। वो अपने घर में अकेले रहा करता था। उसके पिता कुछ साल पहले गुजर गए थे। सोहन अपनी माँ का लाडला बेटा था, जिस वजह से उसकी माँ उसे एक भी काम नहीं करने देती थी। ड्राइवर का काम भी वो अपने पिताजी के बहुत दबाव डालने पर शुरू किया था। शुरुआत में तो उसे बहुत दिन दिक्कत आई, मगर अब वो काम खूब मन लगाकर करता था। घर में अकेले रहने की वजह से उसे बहुत परेशानी आती थी और पिताजी के मृत्यु के बाद सोहन के सर से उसके पिता का साया चला गया था। माँ, पिताजी को गए तो अब कई साल बीत गए हैं, मगर मैं आज भी अपनी जिंदगी सही से चलाना नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन अब मैं अपना काम और भी ज्यादा शिद्दत से करूँगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ बेटा, तू जो चाहेगा वो जरूर कर पाएगा, तो कोशिश तो कर। सोहन हर रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर ट्रक के सामान लोड करवाता था और पूरे दिन डिलीवरी करता रहता था। रात के वक्त जहाँ जगह मिलता था वहीं ट्रक लगाकर उसी ट्रक में सो जाया करता था। दिन भर ट्रक चलाने के बाद उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने लिए खाना बना सके। भूख की वजह से वो जैसे तैसे रोटी सब्जी बनाकर खा लिया करता था। सोहन को खाना बनाना नहीं आता था। वो कभी जली रोटी, कभी कच्चे चावल, कुछ भी बनाकर खा लेता था। काम इतना बढ़ गया है, लगता है अब से मुझे और जल्दी उठना होगा ताकि सारे काम कर सकूं। इस चक्कर में सोहन अपनी नींद की भी कुर्बानी देने लग गया था। सभी गांव वाले सोहन को इतना मेहनत करता देख बहुत प्रसन्न होते थे। अचानक एक दिन सोहन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। माँ को याद करके सोहन बहुत रोता था, मगर अब उसने वापस काम शुरू कर दिया था। सोहन वापस कभी मेहनत करने लगता है और काम करता है।
एक दिन ट्रक चलाते चलाते सोहन को नींद आ जाता है और ट्रक बहुत रफ्तार में पेड़ से टकरा जाता है और सोहन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। सोहन कई रातों से सही से सोया नहीं था, जिस वजह से ये घटना हुई थी, और साथ ही साथ सही से भोजन ना करने जैसे सोहन बहुत कमजोर भी हो गया था। डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, मुझे बहुत काम करना है। अब तुमने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। गांव के सभी लोग ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और तभी उसी गांव वालों में से एक लड़की जिसका नाम रेखा था वो वहां आती है और सोहन के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखती है। सोहन, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने के बाद से देख रही हूँ। तुम अपने काम को पूरी शिद्दत से पूरा करने में लगे रहते हो और यही बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। रेखा की बात सुनकर सभी गांव वालों ने भी इस पर सहमति भरी। गांव के लोग रेखा का साथ देने लगे। सोहन शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिन बाद सोहन और रेखा की शादी हो जाती है। सोहन सारे काम करके घर आता है तो रेखा उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। सोहन की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। रेखा, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ। जब से तुम मेरी जीवन में आई तब से सब सही हो गया है। मेरी माँ भी मेरा बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखा करती थी। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बल्कि मैं आपको पाकर इतनी खुश हूँ। आप मुझे और अपने काम को कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। सोहन अपने काम को करता करता थक गया था। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी जीते जीते मेरी तो सारी उम्र ही चली जाएगी। कितना अच्छा होता अगर मैं वापस से अपनी जिंदगी के मजे लेने लगता। वैसे भी अब मेरे पास तो रेखा भी है। मैं और रेखा साथ में घुमा फिरा करेंगे और मैंने इतने साल में इतने पैसे इकट्ठे तो कर ही लिए हैं कि आराम से रह सकूं। अब इतना काम क्यों करूं? इसके बाद सोहन काम करना कम कर देता है। वो देर रात तक दोस्तों के साथ घूमते मजे करता और फिर घर आकर रेखा के साथ बातें करता और सुबह देर तक सोता रहता। धीरे धीरे वो बस कुछ ही घंटे काम कर जाया करता था। रेखा को शुरुआत में लगा सोहन काफी थक चुका है, इसलिए कुछ दिनों तक आराम करना चाह रहा है। इसलिए तो रेखा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, मगर दिन प्रतिदिन सोहन बिगड़ता जा रहा था। वो शराब पीना भी शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपनी सारी जमा पूंजी वो उड़ाए जा रहा था। रेखा को ये सब बहुत बुरा लगने लगा था। वो सोहन को बहुत रोकती थी, मगर फिर भी सोहन छिप छिप कर शराब पीता था और अब तो सोहन बिल्कुल ही काम पर जाना छोड़ दिया था। वो पूरे दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। फिर एक दिन रेखा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात रेखा सोहन को बताती है। रेखा, तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। सच में ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। सोहन, खुद को देखो, तुम कितने अच्छे इंसान थे, कितना मेहनत करते थे, लेकिन अब देखो पूरे दिन रात तुम नशे में पड़े रहते हो। क्या ऐसे तुम अपने बच्चों की परवरिश करोगे? सोहन को खुद पर बहुत शर्म आने लगता है और उसने ठान ली कि वो वापस से अपने काम में लग जाएगा और सारे बुरी आदतें छोड़ देगा। मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो अपना काबू खो देता था और वापस से शराब में पैसे लगा देता था। एक दिन रेखा के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। रेखा, ये तुम्हें क्या होने लगा? रुको, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। सोहन भागता हुआ रेखा को डॉक्टर के पास ले जाता है। सोहन, रेखा की हालत बहुत खराब है। उसके पेट में जो बच्चा है वो बहुत कमजोर है। तुम्हारी पत्नी को इलाज की जरूरत है, जिसके लिए 1 लाख रुपए तक की जरूरत होगी और ये इलाज करने के बाद ही तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त हो पाएगा। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो सारे पैसे शराब में लगा दिया। अब मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा? कोई बात नहीं, हम मिलकर कोई ना कोई उपाय लगा लेंगे। बस आप अपना काम वापस से शुरू कर दीजिए। सोहन अपना काम शुरू करता है। वो 2-3 दिन लगातार काम करता रहा, लेकिन फिर वापस से उसने वही सब शुरू कर दिया। इस बार रेखा सोहन को कुछ नहीं समझाती है। अब ये नहीं सुधरने वाले हैं, इनकी वजह से मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रेखा बाहर जाकर पूरे गांव में अपने लिए काम ढूंढने लगती है। वो दिन रात काम करना शुरू कर देती है, मगर उससे कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी।
छोटे कामों से तो मैं इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाऊंगी। अब लगता है मुझे भी ट्रक ड्राइवर का काम शुरू करना होगा। वैसे भी बचपन से पिता के साथ रहकर ये सब तो मैं सीख ही चुकी हूँ और इसी काम को करके मैं जल्द से जल्द अपने लिए पैसे जुटा पाऊंगी। सोहन इतने नशे में रहता था कि उसे होश ही नहीं रहता था कि रेखा कितनी जतन कर रही है बच्चे को बचाने के लिए। रेखा सोहन की ही जगह रोज सुबह उठकर डिलीवरी करना शुरू कर देती है। रेखा इस काम को अच्छे से कर रही थी और अपने बच्चे को इलाज के लिए भी पैसे जुटा रही थी। मगर एक दिन रेखा सामान पहुंचाते पहुंचाते लड़खड़ा जाती है और पेट के बल गिर जाती है, जिस वजह से वो अपना बच्चा खो देती है। रेखा पूरी तरह से टूट जाती है। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। आज तुम्हारे पीने की आदत की वजह से हमने अपना बच्चा भी खो दिया। रेखा सोहन से बात करना बंद कर देती है। सोहन अभी भी नशे में ही रहता था। उसे रेखा से कोई मतलब नहीं था। रेखा सोहन के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। पता नहीं इन्हें कब ये समझ में आएगा कि ये सब गलत है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन्हें समझा समझा कर। एक दिन बाबा भिक्षा मांगते मांगते रेखा के घर के बाहर आते हैं। बिटिया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ बाबा जी, अभी लाई। रेखा थोड़ा अनाज लेकर आती है और बाबा को देती है। भगवान भला करे बिटिया, आज इसे ही बनाकर खा लूंगा। वैसे ये बताओ, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या बताऊं बाबा जी, ये सब मेरे पति की वजह से हो रहा है। रेखा बाबा को सारी बातें बताती है। तुमने मुझे अनाज देकर मदद की है, अब मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करना। एक काम करना, आज अपने पति के लिए ढेरों पकवान बनाना और ये लो, इस डब्बे में जो पानी है उसे सभी पकवान में 2-2 बूंद डाल देना। बाबा जी, इससे क्या होगा? ये करके देखो, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। रेखा बाबा के कहे अनुसार ढेरों पकवान सोहन के लिए बनाती है और रात के वक्त सभी पकवान में 2-2 बूंद पानी डाल देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या बात है, आज तो ढेरों पकवान बनाए हैं। बहुत दिनों बाद पेट भर के खाऊंगा। सोहन खाने बैठता है और भरपेट भोजन करता है। वो पकवान खाते ही सोहन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। रेखा, मैं अब तक क्या कर रहा था? रेखा सारी बातें सोहन को समझाती है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत रास्ते पे निकल गया था। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अब मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो जादुई पकवान खाते ही सोहन एकदम बदल जाता है और पहले जैसे ही बन जाता है। सोहन अपना ट्रक ड्राइवर का काम पूरी दिल से और ईमानदारी से करना शुरू कर दिया और फिर 2 साल बाद उनको एक बेटा होता है। अब पूरी जिंदगी बस तुम दोनों के लिए जीना है रेखा। मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। सोहन अब अपना काम बड़ी शिद्दत से करने लगा और खुशी खुशी रहने लगा।